चलिए बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे और बताएगी कि कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टू कंसीडर वाइल इन्वेस्टिंग इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बट बिकॉज ये फैक्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि मैं 2 मिनट की वीडियोज़ में इसको कवर नहीं करना चाहती थी, बिकॉज इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपनी कमाई हुई, अपनी मेहनत की कमाई को इनके ऊपर डालते हैं, और अगर इनमें हल्का सा भी हमें कहीं पर भी लॉस दिखाई देता है तो हमारा पैसा वहाँ पर डूब सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को कंसीडर करके ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने हैं while investing the corporate bonds. Let's start this class. तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड की इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स एंड द बेस्ट चॉइसेस। लास्ट में मैंने पर्सनली एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, मैं उसके आपको सारा का सारा डेटा दिखाऊंगी कि क्या क्या सोच सोच के मैंने जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, और बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है, बट स्टिल मैंने भी शुरू किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड में। इसलिए मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऊपर क्लास बनाई है ताकि आप लोग भी अपनी कमाई को शुरू कर सकें, एक रेगुलर इनकम को स्टार्ट कर सके। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक बार दोबारा से कॉर्पोरेट बॉन्ड को कि कॉर्पोरेट बॉन्ड होते क्या है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊंगी कि लेट्स सपोज मुझे जो है वो, मैंने आज तक आप लोगों ने अपने पापा मम्मी को ही देखा है कि ये बैंक है, ये बैंक जो है वो एक एफडी की सिक्योरिटी दे रही है, एफडी सिक्योरिटी दे रही है। ये कह रही है कि आप हमारी बैंक में जो है वो एफडी खुलवाए और हम आपको उसके बदले में जो है वो इंटरेस्ट देंगे। तो मैंने क्या किया, अपना मनी दिया, और उस मनी के बदले में मुझे जो है वो एफडी का सर्टिफिकेट मिला, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, जो आप लोगों के घरों में भी पड़ा हुआ है, एफडी सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, और इन पैसों के बदले में मुझे जो है वो बैंक वाले इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। बट सिमिलरली मैं हूँ और ये कंपनी है। अब कंपनी को पैसे चाहिए, अब कंपनी के पास ना दो रास्ते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है, इधर दे कैन रेज द अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग देयर शेयर्स। अब शेयर्स देंगे तो कंपनी का जो कहीं ना कहीं मालिकाना हक है वो इन्वेस्टर्स के हाथ में चला जाएगा। मान लो कंपनी जो है वो पैसे रेज करना चाहती है, कंपनी के जो शेयर्स है वो मार्केट में उन्होंने आईपीओ के थ्रू लाए, मैंने उन आईपीओ को खरीदा और मैं कंपनी की मालिक बन गई। बट अब कंपनी ना अपने शेयर्स में और मालिक, मतलब अपनी कंपनी में और मालिक नहीं लाना चाहती है, तो कंपनीज क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ऑफर करती है, जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। तो यहाँ पे वो क्या करती है, कहती है कि आप हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। तो मैंने क्या किया, कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, मैंने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने उन पैसों के बदले में मुझे जो है वो बॉन्ड सर्टिफिकेट दिया, मैंने कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, तो उन बॉन्ड्स के बदले में मुझे बॉन्ड सर्टिफिकेट मिला, और मुझे इन बॉन्ड्स को खरीदने के बदले में जो है वो इंटरेस्ट मिला। तो मेरी एक रेगुलर इनकम क्रिएट हो गई कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। सेम जैसा कि बैंक वाले हमारे साथ करते हैं एफडी के केस में, वैसा ही कंपनी भी कर रही है हमारे केस में इंटरेस्ट देकर, सेम वही वाला फंडा है। तो अभी हम इसको सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड होते क्या है। डेप्ट सिक्योरिटी, जिसके बदले में उधारी, ये उधार दिया है हमने कंपनी को, और कंपनी इन पैसों का यूज़ क्यों करती है, रेस कैपिटल, कैपिटल को रेस करने के लिए, ताकि अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सके, या अगर करंट बिजनेस में ही वो जाना चाहती है तो डेली ऑपरेशंस के लिए उन्हें जो भी पैसा चाहिए। तो हाउ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वर्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड कैसे काम कैसे करता है। सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड इज अ डेप्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी टू रेस कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर से पैसे को रेस करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड को इशू किया जाता है। इन एक्सचेंज, एक्सचेंज में मैंने पैसा दे दिया कंपनी को, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रोमिस टू पे पीरियोडिक इंटरेस्ट, वो मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी, एंड रीपे द प्रिंसिपल पेमेंट एट द मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी के टाइम पे वो मुझे पूरी की पूरी पेमेंट कर देगी। एग्जाम्पल इन्होंने मैंने दिया हुआ है आपको कि लेट सपोज की कंपनी है, XYZ कंपनी है, उन्होंने 5 ईयर का बॉन्ड इशू किया है, 8% का एनुअल इंटरेस्ट वो दे रही है, इन्वेस्टर रिसीव स्टडी इनकम वाइल लेंडिंग कैपिटल टू द बिजनेस, बिजनेस को मैंने कैपिटल दे दी है और उसके बदले में मुझे 8% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। इन्वेस्टर्स को इससे क्या फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को एक पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पीरियोडिक मतलब हर महीने हर साल। कुछ कंपनीज जो होती है वो पीरियोडिक इंटरेस्ट मतलब मंथली इंटरेस्ट पे करती है, कुछ कम्युलेटिव इंटरेस्ट पे करती है, तो जैसा भी उनका है एक पीरियोडिक, एक पीरियड के इंटरवल में जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एंड द सेकंड वन इज प्रिंसिपल इज रीपेड इन फुल एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि जिस कॉर्पोरेट बॉन्ड को मैंने खरीदा है 10,000 पर बॉन्ड की, पर यूनिट की उसकी वैल्यू है, और मैंने मान लेते हैं कि उसके 10 शेयर खरीदे हैं, 10 यूनिट खरीदी है, तो मैंने 10,000 रुपीज़ की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। अब मुझे उसके बदले में जो है वो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका मतलब कि मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,000 का 10% करेगा तो 1,000 रुपीज़ मुझे मिलेगा, हर साल मिलेगा जब तक मैंने उसको इन्वेस्ट किया है। लेट सपोज मैंने उसको 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 5 साल तक मुझे 1,000 1,000 1,000 1,000 और 1,000 मिलते रहेंगे। 5th ईयर में मुझे 1,000 तो मेरे मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 10,000 जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो भी मेरे को पूरे के पूरे मिल जाएंगे। मतलब मैंने बस कंपनी को पैसे दिए हैं, कंपनी उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट दे रही है, और उन पैसों का यूज़ जो है वो कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए करेगी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब आगे देखते हैं कि भाई कॉर्पोरेट बॉन्ड तो समझ लिया, लेकिन अब कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदने के लिए हमें क्या क्या देखना ज़रूरी है, तो वो अब हम समझते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। तो सबसे पहले हमारे पास की फैक्टर आता है कि जी बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग को चेक करो। हमारे देश में जो क्रेडिट रेटिंग्स की एजेंसीज है वो है क्रिजल, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ CRISIL, इनके ICRA,
ICRA केयर, केयर की रेटिंग, और फोर्थ है इंडिया की रेटिंग। ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो कि बॉन्ड्स को रेटिंग्स देती है। तो अगर आपके पास ट्रिपल ए की रेटिंग वाले बॉन्ड्स हैं तो वो हाईएस्ट सेफ है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपके पैसे नहीं डूबेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी वाली कंपनीज होती हैं, ग्रोथ वाली कंपनी होती है और स्टेबल कंपनीज होती है। हालांकि उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है बट आपके पैसे सेफ रहेंगे, कहीं पे भी कहीं पैसे आपके नहीं जाएंगे। डबल ए बॉन्ड की सिक्योरिटी वाले जो होती है कंपनीज, उनके भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जिनको क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है ए, वो भी एडिक्वेट सेफ्टी के साथ होते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सॉरी। जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे आपको मिल रहा है 8% का, मे बी आपको 8.5% का मिले, यहाँ पे आपको 9% का मिले, यहाँ पे आपको 10% का मिले। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, रिस्क जैसे जैसे नीचे जाएगा वो इंक्रीज होता रहेगा। और अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो कंपनी वाले आपको इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और जो हमारे पास डबल बी और उससे बिलो कैटेगरी वाले बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं और उसमें शायद आपके पैसे डूब भी सकते हैं, मतलब शायद, मे और मे नोट भी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसे डूबेंगे, लेकिन यस, आपके पैसे डूब सकते हैं उन केसेस में। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और आप एक सेफ्टी चाहते हैं तो आप इन कैटेगरीज के बॉन्ड में ही इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपके पैसे डूबेंगे, बट रिस्क ले सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है कि आप क्रेडिट रेटिंग को चेक करें। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर होता है इल्ड का। अब इल्ड क्या होती है वो समझते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि क्या चीज़ है। इवेल्युएट द इंटरेस्ट रेट रिलेटिव टू रिस्क। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को देखना है जो रिस्क के रिलेटिव है, कि आप कितना जो है वो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, एंड करंट मार्केट कंडीशन को आपने वैल्यूएट करना है। हायर यील्ड, अगर आपको बहुत ज़्यादा यील्ड मिल रही है इसका मतलब हायर रिस्क भी है। इन शॉर्ट ये हमें बताता है कि एक्चुअल रिटर्न यू अर्न फ्रॉम द बॉन्ड, बॉन्ड से आपको कितना एक्चुअल रिटर्न मिलने वाला है। तो आपने क्या करना है, बॉन्ड के यील्ड को आप सिमिलर से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप चेक कीजिए ताकि आप देख सकें कि ये बॉन्ड जो मुझे रिटर्न दे रहा है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम यील्ड को निकालते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती है। चलिए हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल को जल्दी से समझते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले बॉन्ड की डिटेल्स ये रखी है कि फेस वैल्यू 1000 की है, कूपन 8% का है, एनुअल इंटरेस्ट 80 रुपीज़ का है, मेच्योरिटी 5 ईयर्स की है, एंड मार्केट प्राइस 900 का है। अब सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मार्केट प्राइस 900 का क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में उतरते हैं जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है। और लेट सपोज कि ये एक बॉन्ड है जो कि 8% का रिटर्न दे रहा है, एंड सेकेंड वाला जो बॉन्ड है वो 9% की रिटर्न दे रहा है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऊपर जाएगा, कूपन रेट अगर बढ़ेगा तो मार्केट में हमें अपने कूपन को बेचने के लिए उसे डिस्काउंट पे लाना पड़ेगा। तो ये मार्केट में अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे है कि 900 पे आपको मिल जाएगा, लेकिन 1000 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू है, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है। अब इसकी हम देखते हैं कि इल्ड कितनी है। देखिए 80 रुपीज़ हमें मिलेगा इन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 900 इज अ प्रेजेंट वैल्यू, और अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाए 1+r की पावर 1 प्लस 80 1+r की पावर 2 सेकेंड ईयर, 80 1+r की पावर 3, 80 1+r की पावर 4, एंड प्लस 80 भी मिलेगा मुझे फिफ्थ ईयर में, मुझे 1000 रुपीज़ का जो है वो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा, तो 1+r की पावर 5। तो जब मैंने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया था तो इट बिकम 10.69% अप्रोक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कूपन रेट तो मेरा 8% का है, बट मेरा जो इल्ड है वो 10.69% का। क्यों? क्योंकि ये टाइम के कारण जो है वो 10.69 पड़ा। इसका मतलब कि ये जो बॉन्ड है इट गिव्स मी एन annualized return of 10.7% अप्रोक्स। ये अप्रोक्स हमें 10.7% जो है वो दे रहा है। तो अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आती हूँ। एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा है और आपने अपने मन में बताना है कि इसमें ए बॉन्ड बढ़िया है या बी बॉन्ड बढ़िया है। तो हमारे पास सबसे पहले है बॉन्ड ए और बॉन्ड बी। इसमें कूपन रेट हमारे पास है 8% का, इसमें कूपन रेट है 10% का। अगर इसमें हम इल टू मेच्योरिटी की बात करें तो इल टू मेच्योरिटी इसमें हमारे पास है लगभग 11.5% का, और इसमें इल टू मेच्योरिटी हमारे पास है 8.2% का। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा बॉन्ड जो है वो बेहतर है, कौन सा ज़्यादा परफॉर्मिंग है। देखिए कूपन रेट भले ही इसमें ज़्यादा हो, लेकिन जो इल टू मेच्योरिटी है वो इसमें ज़्यादा है, मतलब ये एनुअल रिटर्न जो हमें दे रहा है वो 11.5% पे दे रहा है। तो बॉन्ड ए इज़ बेटर देन बॉन्ड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या लिखा हुआ है।
अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपने खुद से करना है। कूपन रेट पहला बॉन्ड है 10% का है, 1200 रुपीज़ का उसका प्राइस है। बॉन्ड बी को अगर हम देखें तो 8% का हमारा कूपन रेट है और प्राइस हमारा 850 का है। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप इल टू मैच्योरिटी निकालेंगे। यहाँ से आप इल टू मैच्योरिटी निकालेंगे और इल टू मैच्योरिटी निकाल के देखेगी कि कौन सा कूपन रेट बेहतर है। ये आपके लिए है, ये आप इसको सोल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, और आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अब हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अब हमने जो है वो कंपनी के कूपन रेट को चेक कर लिया, हमने कंपनी की इल्ड को देख लिया, कंपनी के बॉन्ड के इल्ड को देख लिया। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी की। अब हमने जो है वो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग देख ली है और दूसरे नंबर पे हमने इल्ड कैलकुलेट करके देख लिया। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि लेट सपोज मैं कंपनी में अगर अपना पैसा डालती हूँ तो क्या वो मेरे पैसे डूबेंगे तो नहीं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मुझे कंपनी की लास्ट 3 to 5 ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट को चेक करना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करना होगा और बैलेंस शीट को चेक करना होगा। इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टडी है या फिर वो फॉल कर रही है, रिवेन्यू उसका बढ़ रहा है, घट रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है कि क्या कंपनी के पास भले ही रिवेन्यू जितना मर्जी हो, प्रॉफिट जितना मर्जी हो, क्या कंपनी के पास कैश है या नहीं है, ये हमें कैश फ्लो बताती है। एंड बैलेंस शीट की कंपनी की अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है वो ये चीज़ हमें बताती है। तो इसका मतलब कि रेटिंग्स तो देखिए चेंज होती रहती है, रेटिंग्स कैन चेंज, देयरफॉर एनालाइज द कंपनीज फंडामेंटल। आपको कंपनी के क्या देखने हैं, रिवेन्यू ग्रोथ, कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है, या रुक चुकी है या फॉल कर रही है, वो आपको देखना है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को आपको कैलकुलेट करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे पास जनरली आ जाता है EBI, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्सेशन एंड अमोर्टाइजेशन वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से आपको लिखवा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इसका आइडिया भी रहे कि क्या चीज़ मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी में हम 2 रेशियोज को जनरली कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे मैं 2 रेशियोज को चेक करूँगी। सबसे पहला मेरा आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स अमोर्टाइजेशन। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने से पहले हम देखेंगे कि इसका मार्जिन कितना है। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय में हम करेंगे रिवेन्यू। तो हम देखेंगे कि मान लो मेरा रिवेन्यू है 100 रुपये का, लेकिन मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन जा रहा है 10 रुपये का। तो मेरा कितना जा रहा है, मेरा ये 10% का जा रहा है। तो अर्निंग रेशियो जो है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, वो अच्छा जा रहा है। जितना भी हाई होगा वो हमारे लिए गुड होगा। हाई एंड स्टेबल मार्जिन आर यूजुअली बेटर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, हाइयर एंड स्टेबल मार्जिन आर यूजुअली बेटर। ये जनरली अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए, नेक्स्ट हमारा होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये तो आप लोगों ने सुन रखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट नेट होता है, हर चीज़ के बाद का होता है, चाहे उसमें इंटरेस्ट हो, डेप्रिसिएशन हो, टैक्स हो, अमोर्टाइजेशन, हर चीज़ के बाद का होता है। तो मान लेते हैं कि मेरा अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन 10 रुपये का था, तो लेट सपोज मेरा नेट प्रॉफिट 6 रुपये का गया है। रिवेन्यू अगेन मेरा क्या कहते हैं 100 रुपीज़ का है, तो ये मेरा कितना आया, 6% आया। तो हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 6% का आया। तो आपको देखना है कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डेट लेवल, कि कंपनी के अंदर डेट की क्या सिचुएशन है। कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है या फिर कंपनी के जो है वो इक्विटी ज़्यादा है। डेट इक्विटी लेवल, तो फॉर्मूला भी क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट लेट सपोज कंपनी के पास 300 रुपीज़ की है, 300 करोड़ की है, और 200 जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू है। तो लगभग 1.5 जो है, मतलब कंपनी के जो डेट है, कंपनी की जो उधारी है वो कंपनी के मालिकाना हक शेयर होल्डर से भी ज़्यादा है। तो अगर 1.5 हो या 1.5 से नीचे हो तो कहीं ना कहीं चल जाएगा, बट अगर इससे ऊपर गया तो नहीं चल पाएगा। मतलब फिर कंसर्न की बात है कि शायद कंपनी के पास जो है वो कंपनी पूरी की पूरी उधारी के पैसों पे ही चल रही है। फिर ये वाली इंटरप्रिटेशन आ जाती है कि यार कंपनी के अंदर ना पैसा ही नहीं बढ़ा, कंपनी मार्केट से उठाती रहती है पैसा और उसी को यूज़ करती रहती है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये रेशियो 0.5 है तो बहुत ज़्यादा कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर ये 0.5 to 1.5 की रेंज में लाई करता है तो एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा है तो कंसर्न वाली बात है, सोचने वाली बात है। और मतलब इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो रिस्क बना हुआ है, तो कि कंपनी जो है वो अपने उधारी के पैसों पे ही चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब हमें क्या देखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया था शायद इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश कितना है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे कि क्या कंपनी की इंटरेस्ट को कवर करने की कितनी क्षमता है। इंटरेस्ट कवरेज
रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के ऊपर लगता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय माई इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेट सपोज मेरा 2 रुपये का इंटरेस्ट है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मेरा 8 का है, तो ये मेरा रेशियो कितना चला गया 4। तो हमें जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे देखनी है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 1.5 तक का है, तो इसका मतलब कि कंपनी जो है वो रिस्की जोन में, इन्वेस्टर रिस्की जोन में है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो उसके इंटरेस्ट को रीपे करने में अनसक्सेसफुल है। अगर ये रेशियो चला जाता है 1.5 to 3 की रेंज में, तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और केयरफुल रह के हम जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो ये जा रहा है 3 to 5 की रेंज में, तो येस आप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इट्स कंफर्टेबल फॉर यू टू इन्वेस्ट इन द दिस बॉन्ड। लेकिन अगर रेशियो जो है वो 5 के अबव चली जाती है, तो इट मीन्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कि कंपनी जो है वो अपने इंटरेस्ट को रीपे करने में सक्षम है, मतलब एबल है, इट हैज़ दैट मच कैपेबिलिटी कि वो इंटरेस्ट को पे कर सकती है। तो ये हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैच्योरिटी पीरियड। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर मेरा बॉन्ड जो है वो 1 साल का है, तो मुझे 1 साल के बाद पैसे मिल जाएंगे, मेरे हाथ में पैसे हैं और मैं उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। बट अगर मेरे हाथ में पैसे नहीं है, मैंने उसको 5 ईयर्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो 5 ईयर्स के बॉन्ड में थोड़ा सा डर ये रहता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन आ सकती है। और मार्केट में फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि लेट सपोज मैंने ना 5 साल के एक बॉन्ड में पैसा डाल दिया। अब क्या हुआ कि ये बॉन्ड ना शेयर की तरह ही सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, आप इनको चाहे तो बेच सकते हैं। अब क्या हुआ, लेट सपोज मुझे 2-3 साल के बाद जो है वो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब मैंने देखा कि मेरा जो शेयर है, मेरा जो बॉन्ड है, वो जो 1000 का मुझे मैच्योरिटी पे मिलने वाला था, वो अभी मार्केट में जो है वो 800 का ट्रेड कर रहा है, तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, मैम 800 का क्यों? क्योंकि मैं कहूँगी कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता रहता है ना, नए-नए बॉन्ड्स मार्केट में आते रहते हैं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करते रहते हैं। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, तो मेरे वाले बॉन्ड को कोई क्यों खरीदेगा? मेरे वाले बॉन्ड को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए मेरा जो बॉन्ड है वो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में जाके वो जो है वो कम रेट पे बिक रहा है। लेकिन लेट्स सपोज मार्केट में अब ऐसे शेयर्स, ऐसे बॉन्ड्स आ रहे हैं जो जिनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है, तो उससे मेरा जो बॉन्ड है वो मार्केट में प्रीमियम पे ट्रेड होने लग जाएगा। मतलब जो ट्रेड 1000 का मुझे मैच्योरिटी पे मिलने वाला था अमाउंट, वो 1200 का मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो वो सारा का सारा इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट टर्म है तो लोअर रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क कम है तो आपकी यील्ड भी जो है वो लोअर ही रहेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी हायर यील्ड रहेगी, लेकिन मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हुआ, गलती से भी चेंज हुआ, तो आपका जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट में भी जा सकता है, वो प्रीमियम पे भी ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक बोला है कि 5 ईयर्स का बॉन्ड है मेरे पास, 8% का कूपन रेट है, ऑफर्स मॉडरेट यील्ड एंड मैनेजेबल रिस्क, चलेगा। लेकिन अगर 12 ईयर का बॉन्ड है, 12 ईयर बॉन्ड, 10% का कूपन रेट है, हायर रिटर्न तो मुझे मिल रही है, बट वो रिस्की भी है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो सकते हैं और इशूअर की जो क्रेडिट है वो वीकर हो सकते हैं एज द टाइम ग्रोज। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वो मे बी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना रहे, क्योंकि 12 साल बाद किसने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है। उसके बाद हम आते हैं मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर कि क्या मेरा जो बॉन्ड है वो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो ये बॉन्ड्स जो है वो शेयर्स की तरह ही लिस्टेड हो जाते हैं एनएससी बीएससी पर, और इनको आप शेयर्स की तरह बेच भी सकते हो। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वेरी करता रहता है, लेकिन अगर इलिक्विड बॉन्ड्स है, मे फोर्स यू टू सेल एट अ डिस्काउंट इफ यू नीड अर्ली एग्जिट। जैसे मैंने अभी बोला था कि मेरे बॉन्ड को कोई नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि मार्केट में ऐसे बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर वो इलिक्विड बॉन्ड्स है तो कहीं ना कहीं मुझे उसको डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, अगर क्या कहते हैं मुझे अर्ली एग्जिट लेनी है तो जब भी मुझे बॉन्ड को लेना है तो मैं क्या करूँगी, देखूंगी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, कितने मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है। एंड लास्ट, कॉन्फिडेंस। आप रिव्यू कीजिए बॉन्ड टर्म्स को, क्योंकि अगर आप बॉन्ड टर्म्स को रिव्यू करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे आपको बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें और कर रखी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप जब बॉन्ड टर्म्स को देखोगे तो वहाँ पे देखोगे कि क्या इन्होंने जो रेशियोज, सर्टेन रेशियोज स्पेसिफाई की गई है उनको मेंटेन किया हुआ है, नहीं किया हुआ, क्या ये पता लगे फ्यूचर में और बोरोइंग्स ले रहे हो तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं है, वो चीज़ें, डिविडेंड की पेमेंट्स में कोई लिमिट है या नहीं है, या स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्रीमेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड लास्ट, जहाँ पे हम जो है अभी इसको समराइज़ करेंगे, और समराइज़
ओके, एक और स्लाइड रह गई, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जैसे हम बैंक में पैसे लेने भी जाते हैं, मान लो लोन लेने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप गिरवी में क्या रखोगे, तो हमें गिरवी में रखना पड़ता है। वैसे ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं कि बॉन्ड्स मार्केट में तो उतार रहे हैं, लेकिन जो बॉन्ड ट्रस्ट वाले होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपने कल को हमारे इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं दिए तो मार्केट में तो पैसा लगाना लोग छोड़ देंगे, तो आप क्या काम करो, इन बॉन्ड्स के बदले में कुछ गिरवी रखो। ट्रस्ट के पास जो है वो गिरवी रखे जाते हैं कुछ ना कुछ। तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स बैक्ड बाय द कंपनी एसेट, कंपनी के एसेट्स को गिरवी रखा जाता है और इन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। ये सेफर होते हैं क्योंकि कहीं पे भी पैसे डूबे तो एसेट्स को बेच के वो पैसे रिकवर हो जाएंगे। लोअर रेट होता है इनका, लोअर यील्ड होती है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिनको पता कुछ नहीं है जिनका, तो उनमें यील्ड भी हायर होती है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा ही रहता है। कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे पोटेंशियल अपसाइड, इसमें फ़ायदा रहता है। लेकिन जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, हमें पता है कि यार इसका कुछ नहीं बिगड़ना है, तो बॉन्ड का बॉन्ड ही रहेगा, तो हमें इसमें फिक्स रिटर्न मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या है। अब हमारे पास आते हैं लास्ट में, जहाँ पे हमने इन बॉन्ड्स को कैटेगराइज किया है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, हाई क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड्स कौन होते हैं, जो कि ट्रिपल बी और अबव वाले होते हैं। अगर उनमें आप इन्वेस्ट करते हो तो लोअर रिस्क रहता है लेकिन स्टेबल रिटर्न रहती है। सूटेबल उन लोगों के लिए रहता है जो कि कंजर्वेटिव सोच रहता है कि यार मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, तो अगर पैसे डूबने का डर है तो आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रिपल बी से ऊपर वाले बॉन्ड्स में। हाई यील्ड, अगर आप एक्सपोजर चाहते हो, आपको लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत पैसे डूब भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जो है वो रिटर्न के पीछे जाएंगे। तो अगर आपका रिटर्न में ज़्यादा ध्यान है, आप एक्सपोजर लेना चाहते हो, तो यस पढ़िएगा ज़रूर सब कुछ बॉन्ड्स के बारे में, बट थोड़ा सा क्रेडिट रेटिंग जिनकी नीचे होती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो आपको हाई मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये सुटेबल उन लोगों के लिए जो कि रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स रहते हैं, रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं क्योंकि उन्हें हाई एक्सपोजर चाहिए होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलेबल एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल मतलब कॉलेबल बॉन्ड्स अलाउ इशूअर टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ये बॉन्ड्स जो है वो शेयर्स की तरह मार्केट में भी ट्रेड होते हैं, तो अगर आप मैच्योरिटी से पहले इनको बेचना चाहो तो आप इनको बेच सकते हो। लेकिन इसके अलावा इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलेबल एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल मतलब कि इशूअर जो है वो मैच्योरिटी से पहले भी इन बॉन्ड्स को रिडीम कर सकता है, और कन्वर्टेबल जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोथ ऑफर यूनिक फीचर्स दैट बैलेंस द फ्लेक्सिबिलिटी विद पोटेंशियल अपसाइड फॉर इन्वेस्टर। और अब हमारा क्रक्स क्रक्स ये आता है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स मतलब ट्रिपल बी से ऊपर वाले जितने भी बॉन्ड्स हैं वो आपको लोअर रिस्क देते हैं लेकिन स्टेबल रिटर्न देते हैं। तो अगर आपकी कंजर्वेटिव सोच है तो आप इसमें जाइए, लेकिन अगर आप जो कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स हैं, जंक बॉन्ड्स जिन्हें बोलते हैं, उनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन उनके अंदर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप टॉलरेंट वाले बंदे हो तो आप जो है वो अपना जंक बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है मैच्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि एक ही बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। हर एक महीने में, हर एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि डाइवर्सिफाई कीजिए, मल्टीपल इशूअर्स के साथ जाइए, मल्टीपल सेक्टर्स के साथ जाइए। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि आप चेक कीजिए मैच बॉन्ड्स मैच्योरिटी। आपने बॉन्ड्स की मैच्योरिटी को मैच करना है अपने फाइनेंशियल टाइमलाइन के साथ। जैसे मुझे पता है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूँगी तो 1 साल के लिए करूँगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैं 2-3 साल के लिए नहीं करूँगी। तो आपको देखना है कि आपका जो फाइनेंशियल टाइमलाइन है, फाइनेंशियल गोल है, वो क्या है, शॉर्ट टर्म है या गोल लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है फॉर नियर गोल्स एंड लॉन्ग टर्म फॉर ग्रोथ। और दूसरी बात, हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए अक्रॉस मल्टीपल इशूअर्स। यहाँ पे शायद मैं आ गई हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए, दूसरे में हमारे पास क्या आता है, डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल इशूअर्स। आप मल्टीपल इशूअर्स के पास जाइए, मतलब अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स को खरीदिए, अलग अलग सेक्टर्स के बॉन्ड को खरीदिए, ताकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो भी कम होगा और आपका पोर्टफोलियो भी बेहतर बन जाएगा। उसके बाद हम आपसे लेते हैं विदा, जहाँ पे हमने बात की है, हाँ, हमने आपको ये बोला स्टार्ट रिसर्चिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड दैट अलाइन विद योर इन्वेस्टमेंट गोल्स टुडे, और फोकस ऑन द क्रेडिट क्वालिटी, यील्ड एंड मैच्योरिटी। डाइवर्सिफाई कीजिए, बहुत सारे इशूअर्स, बहुत सारे सेक्टर्स को टारगेट कीजिए और स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट कंडीशन। तो ऐसे ऐसे हम आपके लिए लाते रहेंगे सारा का सारा कंटेंट टाइम टू टाइम। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, और हम ऐसा ऐसा डेटा डालते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अलॉन्ग विद दैट, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैंने भी एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, मैं उसको आपका नाम बता देती हूँ। मैं ग्रो पे करती हूँ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट, तो मैंने अभी रिसेंट में ही एक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने थोड़ा ही अमाउंट किया है क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि ये बॉन्ड्स कैसे कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी इनमें स्टार्ट किया है। तो दिस इज द बॉन्ड, एज यू कैन सी दैट। तो इट्स नेम इज मुथुट मर्केंटाइल।
तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैंने एक बॉन्ड में रिसेंट में ही इन्वेस्टमेंट की है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने सिर्फ 20,000 की इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में अभी मैंने पहले पूरा पढ़ा, फिर मैंने आपको पढ़ाया। तो मैंने इन्वेस्ट किया है मुथूट में, मैंने इन्वेस्ट किया एज़ यू कैन सी दैट मैंने अभी थोड़ा-सा ये अमाउंट किया है। ये जो बॉन्ड था, ये मैंने जब खरीदा था वो 1000 की उसकी फेस वैल्यू थी, और अब देख सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में जब ये लिस्ट हो चुका है, तो इसकी वैल्यू चली गई है 1090 की। तो प्रॉफ़िट हो गया, थोड़ा बहुत तो प्रॉफ़िट हो गया। और मुथूट मर्केंटाइल लिमिटेड, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि ग्रो पे जो है, मैं ग्रो में इन्वेस्ट करती हूँ मेनली बॉन्ड्स में। तो ग्रो पे हर हफ़्ते, हर 15 दिन में जो है वो आते रहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पूरा का पूरा एनालाइज़ कीजिए, और एनालाइज़ करने के बाद उसमें इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। तो जैसे ही हम अपने ज़ीरोधा ग्रो पे जाते हैं, तो ग्रो पे आप देखोगे यहाँ पे कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा होता है बॉन्ड्स। आप इस बॉन्ड्स के ऊपर सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से नहीं है। जैसे अभी आप देख सकते हो मुथूट ने एक और अपना बॉन्ड निकाला है, आप जाके अपना चेक कर सकते हो ग्रो ऐप पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, इसकी जो क्लोजिंग है वो 3 जुलाई की है। ये 9.25% का इंटरेस्ट दे रहा है, और इसकी रेटिंग डबल ए की है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना ये सीरीज़ भी लिखी होती है, सीरीज़ 1, 2, 3, 4। तो मैंने जब सीरीज़ 8 सीरीज़ के ऊपर क्या देखा, तो ये सीरीज़ आ गई। तो इस सीरीज़ में मुझे दिखा रहे हैं कि देखो जी, अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी वो 2 साल के लिए माँग रहे हैं। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 8.51% का ही जो है वो मिलेगा कूपन रेट। उसके अलावा अगर आप देखोगे ऊपर-ऊपर, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो अगर हमने क्या कहते हैं, कूपन रेट तो देख लिया, अब इसकी क्रेडिट रेटिंग भी देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग एज़ यू कैन सी दैट डबल ए की क्रेडिट रेटिंग है, तो इट्स अ गुड क्रेडिट रेटिंग। बट हमें पता है कि हमारा पैसा इधर सेफ तो है, बट हमें रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आप कितना कमाओगे और आपको कितना मिलेगा। एक लॉट में 10 यूनिट्स है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो आपसे 10,000 की माँग रही है, फेस वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज़ की है। तो जब हमने इसको और नीचे जाके देखा, तो इसमें डिटेल्स में दिया होता है कि सिक्योर्ड है, रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कि इसको रिडीम किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। यील्ड इसकी 9.24% की आपको मिल जाएगी, और इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप इनको पढ़िए। और अगर आपको लगता है, देखिए ऑब्वियसली बात है कि डबल ए की रेटिंग है और 9.24% का यील्ड है, कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको एक बार चेक करना है। और अगर ये 3-4 चीज़ें अगर आपने चेक कर ली, तो येस, कॉर्पोरेट बॉन्ड इज़ सेफ। आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैं तो इसमें करने वाली हूँ इन्वेस्ट, और मैं आपको भी, लेकिन पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं है कि विदाउट सीइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँगी। 2-3 चीज़ें मैं एक बार दोबारा से गो थ्रू करूँगी, एंड देन मैं तो इसमें इन्वेस्ट करने वाली हूँ। और येस, ऐसे जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते रहेंगे, मैं आपको बताती रहूँगी कि वेदर टू बाय और नॉट। चलिए, अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। टिल देन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो, एंड शेयर विद इट योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय।